नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस पर अमेरिका का हर दबाव, हर पैंतरा फेल हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी इसकी खींच दिखाई दे रही है। एक तरफ उन्होंने पुतिन के साथ बैठक स्थगित करने की बात कही है, तो दूसरी तरफ वो पुतिन से यूक्रेन के साथ जंग रोकने की डिमांड कर रहे हैं। ट्रंप ने रूस पर दबाव बढ़ाया तो रूस की तरफ से भी जवाब दिया गया है। रूस ने अमेरिका के साथ हुआ प्लूटोनियम डिस्पोजल एग्रीमेंट रद्द कर दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि संकट सिर्फ यूक्रेन को लेकर ही नहीं है, बल्कि यूरोप और रूस के बीच होगी जंग। इसे लेकर भी दावे शुरू हो गए हैं। पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या यूरोप रूस का सामना कर पाएगा, क्योंकि इसमें पहले से ही फूट पड़ती दिख रही है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका दुनिया का ठेकेदार नहीं, चीन की अमेरिका को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात से पहले आया बयान। इजरायली हमलों से गजा में युद्ध विराम पर बढ़ा संकट। इस्लामिक मुल्कों के सेना भेजने पर भी पीएम नेतन्याहू सख्त। हमास ने बदली रणनीति। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नहीं बन पा रही सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एंट्री के बावजूद नहीं खत्म हो रहा तनाव। तालिबान ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। और चलते चलते में देखेंगे 2025 के सबसे ताकतवर तूफान को। 282 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमैका की तरफ बढ़ रहा मेलिसा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जापान की पीएम तकाइची से मुलाकात की। ट्रेड और सिक्योरिटी पर हुई बात। ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करेगा जापान। तीसरी बार चुनाव लड़ना पसंद करूंगा, मेरे पास बेहतरीन आंकड़े। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिकी संविधान किसी भी राष्ट्रपति को तीसरे कार्यकाल की नहीं देता है इजाजत। भारत के साथ तनातनी के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ रही नजदीकियां। शहबाज सरकार ने कराची बंदरगाह का दिया ऑफर। जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन की बैठक में दिया प्रस्ताव। तुर्की में फिर हिली धरती। बाली के सिर में 6.1 की तीव्रता का भूकंप। इस्तांबुल, मनीसा, बरसा और इजमिर में भी महसूस किए गए झटके। 22 लोग घायल। तो यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब नेटो और रूस की सीधी भिड़ंत का मैदान बनने वाली है। अभी तक नेटो यूक्रेन को सिर्फ सैन्य मदद दे रहा था, लेकिन अब रूस के साथ सीधा सैन्य टकराव होने का डर दिखने लगा है। नेटो और रूस के बीच अब जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात करते करते अचानक जंग की बातें करने लगे हैं। रूस को धमकी देते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन रूस के करीब पहुंच सकती है। लेकिन ट्रंप की किसी भी धमकी का असर रूस पर नहीं पड़ रहा है। अब खबर आ रही है कि रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम डिस्पोजल एग्रीमेंट खत्म कर दिया है। इससे जुड़े एक कानून पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइन कर दिए हैं। पुतिन के इस फैसले का मकसद परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी सामग्री के उत्पादन को सीमित करना है। रूसी संसद के निचले सदन ने इस महीने की शुरुआत में विधेयक को मंजूरी दी थी। पुतिन की मंजूरी के बाद प्लूटोनियम डिस्पोजल एग्रीमेंट इनएक्टिव कानून लागू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच सितंबर 2000 में प्लूटोनियम डिस्पोजल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत रूस और अमेरिका दोनों को 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करना था। ये वो प्लूटोनियम है जिसकी सैन्य उद्देश्यों के लिए रूस को जरूरत नहीं है। इस बीच रूस ने परमाणु हमला करने वाली एक नई मिसाइल 9M730 बुरेवेस्टनिक को सेना में शामिल करने का ऐलान किया है। इस मिसाइल का दुनिया में किसी भी देश के पास कोई तोड़ नहीं है और ये धरती के हर हिस्से पर हमला कर सकती है। इसका डर अमेरिका में भी दिख रहा है, जिसके बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परीक्षण पर सीधी प्रतिक्रिया दी। ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप जो रूस को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रूस से डर लगता दिख रहा है। उन्होंने अब रूस को शांति की दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा कि रूस का ये कदम सही नहीं है। रूस को नई मिसाइलें नहीं बल्कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशें करनी चाहिए। ट्रंप ने पुतिन को एक बार फिर यह याद दिलाया कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध सिर्फ एक सप्ताह में खत्म होना चाहिए था और अब यह अपने चौथे साल में चल रहा है। वैसे पुतिन ट्रंप के इस दावे का पहले ही जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि रूस अकेला यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, बल्कि पूरे नेटो से वो लड़ रहा है और नेटो भी रूस का सामना नहीं कर पा रहा है। रूस धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर मजबूत पकड़ बना रहा है। रूस के तेवरों का डर अब यूरोप के अंदर भी दिखाई दे रहा है। यूरोप के देश, खासतौर पर पोलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस जल्दी ही यूरोप पर हमला कर सकता है। इसलिए यूरोप को रूस के हमले के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, यानी जल्दी ही पूरा यूरोप जंग के दायरे में आ सकता है। लेकिन रूस से भिड़ने को लेकर यूरोप के अंदर ही मतभेद पैदा हो गए हैं।
यूरोप के प्रमुख देश जर्मनी और फ्रांस कूटनीति के जरिए समाधान की कोशिश में है। वो रूस के साथ संबंध भी बनाए रखना चाहते हैं, जिससे बातचीत की हमेशा गुंजाइश बनी रहे। जबकि पूर्वी यूरोपीय देश जैसे कि पोलैंड और बाल्टिक राज्य रूस को तत्काल खतरा मानते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान तो खुलकर रूस के पक्ष में बात कर रहे हैं। यूरोप के अधिकांश देश नाटो के सदस्य हैं, जिसमें फ्रांस और जर्मनी तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें अब फूट पड़ गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या रूस हकीकत में यूरोप पर हमला करेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या यूरोप रूस के हमले का सामना कर पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे चीन और अमेरिका की। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर सख्त रवैया अपना रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की बात कह रहे हैं। उन्होंने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ के अपने फैसले को भी वापस ले लिया है और ये उम्मीद जताई है कि रूस के खिलाफ चीन अमेरिका का साथ देगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये सभी फैसले अकेले ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं, जबकि चीन की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और अब चीन का बयान सामने आया है। चीन ने सख्त स्वर में कहा कि अमेरिका दुनिया का ठेकेदार नहीं है, जिससे यह साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन ट्रंप की अपील मानने को तैयार नहीं है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर समझौता इतना आसान नहीं है जितना ट्रंप उसे बता रहे हैं। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफावाद यानी यूनिलैटरलिज्म और संरक्षणवाद अब बेकाबू हो चुके हैं और इससे पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब आर्थिक वैश्वीकरण और बहुध्रुवीयता अटल है और किसी एक देश के एक तरफा फैसले दुनिया की स्थिरता के लिए खतरा बनेंगे। अब दुनिया को ऐसे दौर में नहीं लौटना चाहिए जहां ताकतवर कमजोरों को दबाते हैं। हमें मुक्त और निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना चाहिए। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि अब दुनिया में अमेरिका का दबदबा नहीं चलेगा। अब तक अमेरिका ने अपनी मनमानी चलाई है, लेकिन अब उनके फैसलों के आगे दुनिया नहीं झुकेगी। चीन ने यह संदेश ट्रंप को दे दिया है और जिस तरह अमेरिका के सामने दक्षिण एशिया में चीन उभरती शक्ति बनता जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ के सामने चीन ने अपना स्टैंड लिया, अमेरिका पर भी जवाबी टैरिफ लगा दिया, फिर रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेकर भी नियम सख्त कर दिए, जिसके बाद अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन चीन के तेवरों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। एक तरफ तो चीन अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता के मूड में नहीं दिख रहा, वहीं दूसरी तरफ आसियान देशों के साथ उसने समझौता कर लिया है, जो अमेरिका के लिए दोहरे झटके के रूप में देखा जा रहा है। चीन और 11 सदस्यीय क्षेत्रीय गठबंधन ने अपने मुक्त व्यापार समझौते के उन्नत संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि दोनों ही अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को झेल रहे हैं, जिससे साफ है कि दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रहा है, जो अमेरिका के घटते प्रभाव को दिखाता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं कि गजा में सीजफायर को वो सख्ती से लागू कराएंगे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू इस दावे की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। इजराइल के ताजा हमलों में दक्षिणी गजा में 2 फलस्तीनियों की जान चली गई। एक तरफ इजराइल सीजफायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमास इसका सख्ती से पालन कर रहा है। हमास ने एक और बंधक का शव इजराइल को रेड क्रॉस के जरिए लौटा दिया है। 10 अक्टूबर से लागू हुए युद्ध विराम के बाद हमास अभी तक 16 इजरायली बंधकों के शव रेड क्रॉस को सौंप चुका है। अब उसके पास 12 शव ही बचे हैं, जिनकी तलाश जोर शोर से की जा रही है, लेकिन इजरायली प्रतिबंध और उसके हमले के चलते इस काम में रुकावट आ रही है। इस बीच ट्रंप के गजा पीस प्लान के दूसरे चरण को लागू करने की कोशिश भी तेज हो गई है। इसके लिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और अजरबैजान सहित कई इस्लामिक मुल्कों की तरफ से सेना भेजने की तैयारी है, लेकिन इसमें भी नेतन्याहू की तरफ से पेच फंसाया जा रहा है। सऊदी अरब के साथ तो इजराइल के संबंध तेजी से ठीक हुए हैं, वहीं अजरबैजान तो इजराइल का करीबी माना ही जाता है और इसलिए इन दोनों ही देशों के मामले में नेतन्याहू का रवैया नरमी भरा है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान को लेकर नेतन्याहू भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर तुर्की के मामले में तो उन्होंने साफ कर दिया है कि गजा में तुर्की के किसी भी सैनिक की तैनाती नहीं होगी। तो वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे वो ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के वादों को पूरा करे। दरअसल गजा को लेकर ट्रंप के शांति समझौते पर मिस्र में जो सहमति बनी थी, उसमें गजा में नए फलस्तीनी प्रशासन की स्थापना प्रमुख मुद्दा था और इसकी निगरानी अमेरिकी नेतृत्व वाली सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी CMCC को सौंपी जानी है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन और यूएई के एडवाइजर शामिल है। CMCC का काम गजा में सहायता और सुरक्षा समन्वय करना भी है। हालांकि प्रमुख सहायता मार्ग बंद होने के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं।
यानी ट्रंप की योजना पर अमल करने को इजरायल तैयार नहीं दिख रहा है, जिसके चलते मुस्लिम देशों में भी चिंता दिखाई दे रही है। तो हमास ने भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि इजरायल समर्थक कोई भी प्राधिकरण उसे मंजूर नहीं है। हमास ने अब संघर्ष को नए सिरे से तेज करने की तैयारी शुरू की है। इसके लिए अब वो उन राजनीतिक ताकतों पर कब्जा करना चाहता है जिनका मकसद इजरायल के खिलाफ बड़ी लड़ाई की तैयारी है, और इसलिए वो अब फलस्तीनी प्राधिकरण के जरिए गजा पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में जुट गया है। अगर हम फलस्तीनी प्राधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना फतह की तरफ से की गई थी। फतह फलस्तीन की सबसे पुरानी सियासी पार्टी है, जिसकी स्थापना यासिर अराफात ने 1959 में की थी। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते के बाद फतह को फलस्तीन अथॉरिटी का नेतृत्व करने का मौका मिला। फिलहाल इसकी कमान महमूद अब्बास के पास है, जो फलस्तीन के राष्ट्रपति रह चुके हैं। हमास गजा पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कतर और तुर्की भी उसका समर्थन कर रहे हैं। कतर ने अरबों डॉलर मानवीय सहायता और गजा में पुनर्निर्माण के नाम पर भेजे हैं, और अल जजीरा ने हमास को राजनीतिक संगठन के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में गजा में अगर नेतन्याहू अपनी पसंद की सरकार या प्राधिकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें हार ही मिलने वाली है, ये तय माना जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बढ़ती तनातनी की। तो दोनों देशों में हुए संघर्ष के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन से हमला किया, यहां तक कि एयर स्ट्राइक भी की गई। इस दौरान कई लोगों की जान चली गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम हुआ, और अब दोनों देशों के बीच तुर्की में बातचीत चल रही है, जिससे सीजफायर को जारी रखा जा सके। लेकिन इस बातचीत में कोई हल नहीं निकल पा रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में घंटों तक बातचीत चली, लेकिन तीसरे दिन भी दोनों देश किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच सके। यानी बिना किसी समझौते पर पहुंचे दोनों देशों की ये वार्ता खत्म हो गई। इससे पहले भी 9 घंटे तक वार्ता चली थी, लेकिन उसमें भी कोई सहमति नहीं बन पाई। यानी ये बैठक पूरी तरह से असफल साबित हुई। अफगानिस्तान ने सीजफायर समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता में आई रुकावट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि तुर्की में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का बर्ताव बेहद खराब रहा है। वो कई नाजायज मांगों पर इस दौरान अड़े हुए हैं, जिससे बातचीत का वातावरण खराब हो रहा है। तालिबान का कहना है कि अमेरिकी दबाव और एक अज्ञात फोन कॉल ने भी बातचीत को पटरी से उतारने में काफी अहम रोल निभाया। टोलो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी पक्ष बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि बातचीत की मेज छोड़ने को उत्सुक लग रहा था। और साथ ही पाकिस्तान ने पहली बार यह माना है कि उसका अमेरिका के साथ ड्रोन हमलों की इजाजत देने वाला समझौता है। पाकिस्तान ने कहा कि वो इस समझौते को नहीं तोड़ सकता। पाकिस्तान के इस रवैये ने अफगानिस्तानी पक्ष को काफी निराश किया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी डेलीगेशन से यह गारंटी मांगी कि वो अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करेगा, और साथ ही अमेरिकी ड्रोन को पाकिस्तानी क्षेत्र और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इजाजत भी पाक सरकार नहीं देगी। इस पर पाकिस्तानी पक्ष ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए, जिससे इस वार्ता में रुकावट आई है। बता दें कि बीते दिनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो दोनों देशों के बीच सीजफायर करा देंगे, लेकिन उनके बयान के बाद भी कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच की दूरियां और बढ़ती जा रही हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे 2025 के सबसे ताकतवर तूफान को। तो हरिकेन मेलिसा 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान बन गया है, जो बहुत तेजी से कैरिबियाई देश जमैका की तरफ बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 175 मील प्रति घंटा यानी लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। यानी इसकी स्पीड हमारी सोच से भी परे है, और अगर ये इसी रफ्तार के साथ जमीन से टकराएगा तो कितनी तबाही होगी, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। यही वजह है कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक हैरान है। ये साल का सबसे ताकतवर चक्रवात है, ना सिर्फ अटलांटिक में बल्कि पूरी दुनिया में। अटलांटिक महासागर में उठा ये तूफान मेलिसा अब अपने विकराल रूप में आ चुका है। अब ये 5वीं कैटेगरी के चक्रवात में बदल चुका है। तूफान का न्यूनतम केंद्रीय दबाव 909 मिलीबार से घटकर मंगलवार को 901 मिलीबार हो गया है। यह दबाव जितना कम होता है, तूफान उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। यानी ये तूफान लगातार ताकत हासिल कर रहा है, जिसके चलते अब जमाइका के तटीय इलाकों में 13 फीट ऊंची समुद्री लहरें उठने की आशंका जताई जा रही है। घंटों तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। हजारों घरों में बिजली गुल हो चुकी है, सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिकों ने इसे विनाशकारी और जानलेवा बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेलिसा तूफान से अब तक कई जानें भी जा चुकी हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। जमैका समेत अन्य कैरिबियाई देशों और द्वीपों से बड़ी संख्या में लोगों को हटाया जा रहा है। उन्हें ऊंचे इलाकों में जाने की सलाह दी जा रही है। रेडियो सुनने की और दवा खाने का स्टॉक रखने की भी सलाह दी गई है।
इस हरिकेन के चलते अब तक 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। माना जा रहा है कि जमैका, हैती और क्यूबा पर इसका असर लंबे वक्त तक दिखेगा। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।